हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एलेक्स गुरु पर। नेटवर्क एनालिसिस और सर्किट थ्योरी विषय के वीडियो लेक्चर सीरीज में इनिशियल कंडीशन कवर करने के बाद आज मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको लेकर चलूंगा ट्रांजिएंट एनालिसिस पर। और ट्रांजिएंट एनालिसिस में आज हम कवर करने वाले हैं सीरीज आरएल सर्किट को। स्टूडेंट्स, इनिशियल कंडीशंस पढ़ने के बाद वैसे तो ट्रांजिएंट एनालिसिस बहुत आसान हो जाता है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को जहाँ मैथमेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट आता है वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ट्रांजिएंट एनालिसिस को मैथमेटिक्स का यूज़ करके, अप्लाइड मैथमेटिक्स का यूज़ करके, डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ करके हम आसानी से कैसे समझ सकते हैं, इस पर आज हम पूरी बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम ट्रांजिएंट एनालिसिस से रिलेटेड, स्पेशली आरएल सर्किट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे टाइम कांस्टेंट, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो आप पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आने पर आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब आप ज़रूर से करें, ताकि हम ऐसे वीडियोस आपके लिए बना करके लेकर आते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं सीरीज आरएल सर्किट। सीरीज आरएल सर्किट पर बात करने से पहले मैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, हम कितनी डिफरेंशियल इक्वेशन का उपयोग करने वाले हैं उस पर आपको लेकर के चलता हूँ। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, पहले मैं उस पॉइंट पर आता हूँ। हम जब हमारे किसी सर्किट में रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर आ जाते हैं और इन पर हम वोल्टेजेस या करंट्स की बात करते हैं, तो हमारे पास ऐसा एक्सप्रेशंस V इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी, या कैपेसिटर पर वोल्टेज हम 1/c इंटीग्रेशन आई डी टी लिखते हैं। इस टाइप के एक्सप्रेशंस हमें देखने को मिलते हैं। इन एक्सप्रेशंस में जब हम केवीएल इक्वेशन इन एक्सप्रेशंस को यूज करके बनाएंगे तो हमारी इक्वेशन में डिफरेंशिएशन आएगा, इंटीग्रेशन आएगा। तो ऐसी इक्वेशन को हम इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं। सपोज मैं इसी पर्टिकुलर सर्किट को कंप्लीट करते हुए अगर यहाँ पर केवीएल इक्वेशन बनाऊँ, यहाँ वोल्टेज वी डैश मानते हुए, तो हम कहेंगे माइनस वी डैश प्लस आर आई प्लस एल डी आई बाई डी टी प्लस 1/c इंटीग्रेशन आई टी डी टी। ये एक बहुत ही कॉमन इक्वेशन है और हम कई बार इस इक्वेशन के बारे में बात कर चुके हैं। इस इक्वेशन को आप इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन भी आ रहा है और डिफरेंशिएशन भी आ रहा है। तो जब हम इसी इक्वेशंस को यूज करके करंट या वोल्टेजेस का मान अगर मुझे निकालना है, तो उस कंडीशन में मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर ये समझे कि जब हम नॉर्मल मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि हमारे पास वहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में होती है। तो हमें यहाँ जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन का उपयोग करेंगे तो किस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे मिलेगी। तो देखिए, यहाँ इस पर्टिकुलर इक्वेशन से क्लियर हो रहा है कि मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन डी आई बाई डी टी के फॉर्म में या डी वी बाई डी टी की फॉर्म में मिलने वाली है। देखिए, करंट और वोल्टेज, हम दो ही क्वांटिटी पर काम कर रहे हैं पूरे नेटवर्क एनालिसिस में। तो हमारे पास करंट के फॉर्म में या वोल्टेज के फॉर्म में, और जो वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो हमारा टाइम वेरिएबल हो जाएगा, जिस पर ये करंट और वोल्टेज डिपेंड कर, अलग अलग टाइम पर कुछ अलग अलग वैल्यूज मुझे मिलने वाली है करंट या वोल्टेज की। तो हमारा x की जगह t होने वाला है और y की जगह हमारा i या फिर v होने वाला है। तो देखिए, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले ये हो जाता है कि जब स्टूडेंट dy बाय dx प्लस पी वाई इक्वल टू 0 या q इस फॉर्म में इक्वेशन देखता है, तो उसने इस फॉर्म में इक्वेशन पहले पढ़ी हुई है, और जब यहां पर इक्वेशन वो देखता है तो उससे डी आई बाई डी टी प्लस 2i इक्वल टू 10 इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर मिलता है। तो कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन इनको डील करने में होता है। तो पहले पॉइंट पर हम ये चीज क्लियर कर लें कि हमें ये समझना है कि यहाँ पर इस x और y की जगह मुझे क्या मिलने वाला है। तो x की जगह मुझे t मिलने वाला है और y की जगह मुझे i या फिर v मिलने वाला है। इससे हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या स्ट्रक्चर मुझे मिलने वाला है, वो स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज और हम समझे, यहाँ इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, ये जैसे जो हमारे पास में एक इक्वेशन है जिसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों लगे हुए हैं, मतलब स्पेशली इंडक्टर और कैपेसिटर अगर दोनों लगे हुए हैं, तो इस इक्वेशन को मुझे जब सॉल्व करना होगा तो मुझे इस इक्वेशन को इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करूंगा ताकि ये इंटीग्रेशन रिमूव हो जाए, और जब मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मुझे यहाँ पर डी आई बाई डी टी की बजाय डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर मिल जाएगा। मतलब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस इस फॉर्म में भी हो सकती है। अगर नेटवर्क में सिर्फ रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टर है या रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटर है, तो इस पर्टिकुलर केस में जो डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास होगी वो डी आई बाई डी टी प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्म की होगी, या डी वी बाई डी टी प्लस
पी वी इक्वल टू क्यू के फॉर्म की। देखिए यहाँ y नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा i। थोड़ा सा एक बार जब आप इस चीज को अपने दिमाग में सेट कर लेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जहां y हम जनरली यूज करते हैं वहां पर अब मुझे i या v देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी होंगी, और अगर किसी नेटवर्क में मेरे पास RLC है, मतलब L और C दोनों एक साथ हैं, तो उस कंडीशन में मुझे जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलने वाली है वो डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी आई कुछ कांस्टेंट, यहाँ भी हो कुछ कांस्टेंट हो सकता है, डी आई बाई डी टी प्लस कुछ कांस्टेंट क्यू आई इक्वल टू के, या कोई टाइम डिपेंडेंट फंक्शन भी यहाँ पर हो सकता है, जैसे मान लो मैं इसको वी टी लिख देता हूँ। तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन भी मुझे मिल सकती है। तो पहले तो ये समझ लें कि अगर रेजिस्टेंस के साथ सिर्फ इंडक्टर या कैपेसिटर है तो उस कंडीशन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे मिलने वाली है वो डिफरेंशियल इक्वेशन एसी होगी, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और जहां पर मेरे पास स्क्वायर वाली टर्म आ जाएगी, इस पर्टिकुलर टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए पहले मैं थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्सप्लोर इसलिए कर रहा हूं कि आप अगर जितना डिफरेंशियल इक्वेशन हम आपको बता रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टेज पर, अगर आपने इतना समझ लिया तो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपने कभी जिंदगी में नहीं भी पढ़ी है तो आप इस स्ट्रक्चर को समझ करके और अपना दिमाग लगा करके इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। घबराने की कहीं से कहीं कोई आवश्यकता आपको नहीं है। ये टॉपिक आपके लिए आसान बनाना मेरा टारगेट है, और मैं उसे आसान बना करके आपको दिखाऊंगा। देखिए कैसे। तो हमें यहां से हमने स्टार्ट किया है कि अगर मेरे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स नहीं, डी आई बाई डी टी डी वी बाई डी टी के फॉर्म में होंगी। उसके बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर सिर्फ रेजिस्टेंस के साथ सिर्फ इंडक्टर या कैपेसिटर है तो उस वक्त जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उनमें स्क्वायर वाली टर्म नहीं होगी, मतलब फर्स्ट ऑर्डर होगी। आप फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर ना भी याद करें, एक आप इस स्ट्रक्चर को समझें कि डी आई बाई डी टी प्लस पी आई इक्वल टू क्यू ऐसी होगी, या फिर डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर ऐसी होगी। जब डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर की जैसी होगी तो हमें अलग मेथडोलॉजी यूज करनी होगी, और ये जब होगी तब हम थोड़ा सा अलग मेथडोलॉजी यूज करेंगे। चूंकि अभी मैं आरएल सर्किट की बात कर रहा हूं तो मैं इस पर्टिकुलर पोर्शन पर ही फोकस करता हूं। जब मैं आरएलसी सर्किट लूंगा तब मैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले एक्सप्लोर करके आपको बता दूंगा। तो अभी हम पर्टिकुलर सिर्फ इस पॉइंट पर फोकस करते हैं। इस पॉइंट पर फोकस करने में भी देखिए आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर फर्दर आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे सपोज इस फॉर्म में मिल रही है तो इस फॉर्म में भी दो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज बन जाती है। पहली कैटेगरी ये होती है कि ये Q 0 है या 0 नहीं है, ये Q इक्वल टू 0 है या Q इज नॉट इक्वल टू 0। इन दोनों केसेस को भी आप अपने दिमाग में सेट कर लें। जब Q 0 होता है तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। देखिए बहुत बड़े बड़े नाम है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस, सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस, नाम बहुत बड़े हैं, काम बहुत छोटे छोटे हैं इनके। आपको सिंपल ये देखना है कि Q की जगह 0 है या 0 नहीं है। तो जब 0 होता है तो हम इसको होमोजीनियस कहते हैं। सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं टर्मिनोलॉजीज बता रहा हूं, अदरवाइज आप सिर्फ इस पर फोकस करो कि 0 है या 0 नहीं है। नहीं है तो नहीं को हम नॉट कहते हैं, तो यहां पर नॉन आप उससे टर्मिनोलॉजी से याद थोड़ा सा इसको कर सकते हैं। ऐसी इक्वेशंस को हम कहेंगे नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जिसमें 0 नहीं होगा वो नॉन होमोजीनियस, जिसमें 0 होगा वो होमोजीनियस। अब यहां देखिए ट्रांजिएंट एनालिसिस में स्पेशली जब हम बात करते हैं तो हम डीसी एक्साइटेशन की बात करते हैं। तो डीसी एक्साइटेशन जब मैं ले रहा हूं तो मुझे सीधे सीधे Q जनरली कांस्टेंट मिलेगा। तो मैं अभी इस पर्टिकुलर लेवल पर Q कांस्टेंट को लेकर के चल रहा हूं। Q कांस्टेंट होने का मतलब जैसे मान लो आपने सोर्स के रूप में 10 वोल्ट की बैटरी, 100 वोल्ट की बैटरी लगा रखी, तो उस पर्टिकुलर केस में आपकी होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या बनेंगे। तो यहां देखिए जब Q 0 होता है तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, और सॉल्यूशन, जब मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करूंगा तो सॉल्यूशन में सिर्फ एक टर्म होती है जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं। मतलब IT के फॉर्म में आपको सिर्फ एक टर्म मिलने वाली है और उस एक टर्म को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ICT। और अगर ये नॉन होमोजीनियस है मतलब Q 0 नहीं है तो मुझे जो सॉल्यूशन मिलेगा उस सॉल्यूशन में दो पार्ट होंगे, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा और एक पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा।
अब फिर ये टर्मिनोलॉजीज बड़ी बड़ी है, नहीं दिमाग में सेट हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ ये याद रखिए कि जब जीरो है तो एक सॉल्यूशन, जब जीरो नहीं है तो दो सॉल्यूशन। अब मैं क्यू कांस्टेंट लेके चल रहा हूं, इसलिए मैं आपको स्ट्रेट यहां पर बोल रहा हूं कि आप स्ट्रेट इस पर्टिकुलर केस में ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, इस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का सॉल्यूशन आप याद रखें k टाइम्स e टू द पावर माइनस पी टी। बस कहानी खत्म। ये p कहां से आ रहा है, ये p यहां से आ रहा है, देखिएगा आप समझिएगा इस चीज को। ये p यहां से आया, t तो टाइम के बेसिस पर है ही, i कहां से आया, ये i यहां से आया, ये i आया। मतलब ये हुआ कि अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू जीरो होती तो आप सॉल्यूशन बोलते कि yt जो सॉल्यूशन है ये सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, और ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा ये k टाइम्स e टू द पावर माइनस पी टी होगा। कहानी बहुत सरल है, कहानी बहुत आसान है। अगर आप थोड़ा थोड़ा सा चीज़ों को अपने दिमाग में सेट करना स्टार्ट कर दे, हर एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के आपको आपके दिमाग में एक सीन क्रिएट करना होगा, और जब आप इन सब सीन्स को एक साथ मिला लेंगे तो नेटवर्क एनालिसिस की पिक्चर पूरी बन जाएगी। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ पर फोकस करें कि जब आप इन चीज़ों को याद कर रहे हैं या समझ रहे हैं तब हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए एक पिक्चर अपने दिमाग में सेट करना आप स्टार्ट करें। तो यहां पर हमारा जो पिक्चर बन रहा है वो ये बन रहा है कि ये जो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू जीरो है, ऐसा जब मैं नेटवर्क को सॉल्व करने वाला हूं तो ऐसा इक्वेशन मुझे नहीं मिलने वाला है। मुझे जो इक्वेशन मिलेगा वो डी बाई डी टी प्लस पी आई इक्वल टू जीरो, या इसकी जगह मैं बोल सकता हूं डी वी बाई डी टी प्लस पी वी इक्वल टू क्यू या इक्वल टू जीरो, ये मिलेगा। और ये मिलेगा तो उस वक्त मैं सॉल्यूशन बोलूंगा VT होगा, और सॉल्यूशन VT होगा। और अगर Q जीरो है तो सॉल्यूशन हो जाएगा K टाइम्स e टू द पावर माइनस पी टी। बस सॉल्यूशन मेरा VT होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इक्वेशन V की है, यहाँ इक्वेशन Y की थी तो सॉल्यूशन Y था, यहाँ इक्वेशन I की है तो सॉल्यूशन क्या हो गया, यहाँ इक्वेशन I की है तो सॉल्यूशन क्या हो गया, IT हो गया। तो एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस जब ये होगा और Q कांस्टेंट है, देखिए यहां पर फोकस करिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं फोकस आपको करना पड़ेगा, कुछ चीजों को अपने दिमाग में सेट करना है। Q कांस्टेंट है तो उस पर्टिकुलर केस में ये जो सॉल्यूशन होगा ये सॉल्यूशन होगा K टाइम्स e टू द पावर माइनस पी टी, ICT में कोई चेंज नहीं है, प्लस Q बाई पी। देखिए बस हो गया, कहानी खत्म। आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री और पर्टिकुलर इंटीग्रल दो फंक्शन होंगे, Q कांस्टेंट है तो, और Q जब कांस्टेंट है तब आप ये देखें कि Q जीरो है या नॉट जीरो है। Q अगर जीरो है तो एक ही फंक्शन K e टू द पावर माइनस पी टी, अगर Q जीरो नहीं है तो K e टू द पावर माइनस पी टी प्लस Q बाई पी, ये सॉल्यूशन हो गया। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि सर ये K कहां से आएगा, क्योंकि P तो वहां से आ गया, आपने K तो बताया नहीं कि ये K कहां से आ रहा है। तो ये K निकालने के लिए, ये K निकालने के लिए हम हमारे इनिशियल कंडीशन पर जाएंगे। इसीलिए हमने इनिशियल कंडीशन के वीडियो में आपको कहा था कि इनिशियल कंडीशन समझने के बाद जब मैं ट्रांजिएंट एनालिसिस समझूंगा तो मेरी दुनिया आसान होगी, और देखिएगा बहुत आसान होगी। अब कैसे समझ में आएगा, उसके लिए मैं आपको लेकर के चलूंगा सीधे कहां पर, आरएल सर्किट पर। आरएल सर्किट पर चलने से पहले मैं एक बार फिर शॉर्ट में इसको रिवाइज करवा देता हूं। आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनने वाली है वो डी आई बाई डी टी प्लस पी आई इक्वल टू क्यू, या डी वी बाई डी टी प्लस पी वी इक्वल टू क्यू इस फॉर्म की होगी। मतलब यहाँ तो करंट के फॉर्म में होगी या फिर वोल्टेज के फॉर्म में होंगी, और जब ये करंट और वोल्टेज की फॉर्म में इक्वेशंस हैं तो सॉल्यूशन आपका यहाँ पर IT होगा, यहाँ पर सॉल्यूशन VT होगा। इस सॉल्यूशन के दो भाग होंगे, एक कॉम्प्लीमेंट्री भाग होगा ICT, एक पर्टिकुलर इंटीग्रल IPT, और जब VT की बात करेंगे तो VCT और VPT पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है इसका मान K e टू द पावर माइनस पी टी है। K कोई कांस्टेंट है जिसका मान हम इनिशियल कंडीशन का यूज करके निकालेंगे। P आपका ये यहीं से उठ करके आएगा, इस I के साथ जो वैल्यू है, अगर नहीं है कुछ भी नहीं है I के साथ मतलब 1 है। फिर ये जो वैल्यू है ये Q अपॉन P होती है, यहाँ पर वही K e टू द पावर माइनस पी टी और Q अपॉन P। अब यहाँ देखो आप Q अगर जीरो है तो ऑटोमेटिकली ये जीरो हो जाएगा, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आप ओवरऑल सॉल्यूशन अगर याद रख लें तो उस ओवरऑल सॉल्यूशन में जब आप Q की वैल्यू रखेंगे और Q जीरो है तो आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप के लिए मैं थोड़ा सा एक सेकेंड इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर दूं। अगर Q आपका टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है
कोई कहे कि सर साइन ओमेगा टी ही सोर्स हुआ, तो साइनोसॉइडल सोर्स अगर इनपुट में हमने दे दिया तो क्या होगा, रैंप हमने इनपुट में दे दिया तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका चेंज नहीं होगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका हो जाएगा ई टू द पावर माइनस पी टी इंटीग्रेशन क्यू टाइम्स ई टू द पावर पी टी इंटू डी टी। तो हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके वैल्यूज निकाल सकते हैं। लेकिन मैं क्यों इस पर नहीं जा रहा हूं, मैं इसलिए इस पर नहीं जा रहा हूं कि स्टूडेंट जब बहुत ज़्यादा चीज़ों को देख करके और प्रॉब्लम सॉल्व करने चाहते हैं तो घबराहट होती है। घबराहट नहीं होनी चाहिए। दुनिया मुझे बहुत सुंदर लगनी चाहिए और अंदर से मुझे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। और जब उस कॉन्फिडेंस के साथ हम आधा रास्ता पार कर लेते हैं तो उसके बाद कोई नई चीज़ हम ऐड करते हैं तो वो एडिशन मुझे उस कॉन्फिडेंस के साथ चलने पर इजी गोइंग लगता है। अभी क्या होता है, हम इनिशियली बहुत सारी चीज़ों को सोच करके जब प्रॉब्लम सॉल्व करना चालू करते हैं तो हमें घबराहट होती है कि यार ये प्रॉब्लम में पता नहीं कब क्या आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। प्रॉब्लम्स में दो लेवल्स में आप उसको लेकर के चलें कि पहले आप इनिशियल लेवल से आप उसको उठाइए, जितना इनिशियल रिक्वायर्ड है उतने को लेकर के आप आगे चलिए, फिर एड ऑन्स करते जाइए, एड ऑन्स करते जाइए, एड ऑन्स करते जाएंगे और आपकी कहानी आगे बनती जाएगी। तो चलिए चलते हैं अब सीधे हम आरएल सर्किट पर, सीरीज आरएल सर्किट। देखिए यहाँ प्रॉब्लम्स चूंकि हम बात कर रहे हैं ट्रांजिएंट एनालिसिस की, तो प्रॉब्लम्स में आपको इस टाइप से स्विचेस देखने को मिलेंगे ही। फिर से ये वोल्टेज सोर्स V लगा हुआ है सपोज, और ये कोई स्विच है, पोजीशन 1 और 2 है इसमें, और यहाँ पर हम आपको शॉर्ट कर देते हैं, और ये रेजिस्टेंस है और ये एक इंडक्टर है। रेजिस्टेंस का मान R है, इंडक्टर का मान L है। अभी स्विच किसी पोजीशन पर नहीं है और आपसे कहा जा रहा है कि आप इसमें IT का मान निकालिए। देखिए ट्रांजिएंट एनालिसिस की प्रॉब्लम में आपको IT VT पूछा जाएगा फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब आप स्विचिंग करेंगे उसके बाद करंट का मान क्या होने वाला है, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट होता है, कांस्टेंट करंट फ्लो होता है, वो सब अभी यहाँ इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आपको समझ में आ जाएगा। एक प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ट्रांजिएंट एनालिसिस पढ़ रहे हैं और ट्रांजिएंट क्या होता है, तो आपने बताया ही नहीं। तो ट्रांजिएंट का देखिए, अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखें, वर्ड्स के डिक्शनरी मीनिंग पर भी आप फोकस करेंगे थोड़ा सा, तो आपको कुछ चीजें क्लियर होने लग जाएगी। ट्रांजिएंट वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग अगर हम देखें तो मोमेंटरली जो होता है, मतलब कुछ समय जो रह करके बदल जाता है, कुछ समय के रहने वाले को हम ट्रांजिएंट बोलते हैं। मतलब ये हो रहा है कि जब मैं सर्किट में कोई स्विचिंग करूंगा तो जो स्टडी स्टेट है, मतलब जब इसकी स्टेबल स्टेट आएगी, उस स्टेबल स्टेट से पहले जो चेंज हो रहा है वो चेंज कैसे हो रहा है वो मुझे स्टडी करना है। तो वो हम ट्रांजिएंट एनालिसिस में स्टडी करते हैं। तो आई होप ट्रांजिएंट का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, अगर मान लो मुझे यहाँ कहा जाए कि t इज इक्वल टू 0 पर आपने स्विच को पोजिशन 1 पर मूव किया, स्विच इज मूव्ड टू पोजिशन 1। इस पर्टिकुलर केस में जब आप स्विच को पोजीशन 1 पर मूव कर रहे हैं तब आपको यह देखना है कि इस पर्टिकुलर सर्किट में करंट क्या होगा। मतलब इनिशियली वो न 1 पर था न 2 पर था। तो ऐसे प्रॉब्लम्स में देखिए, हमने जब आपको इनिशियल कंडीशन की प्रॉब्लम बताई तब हमने कहा था कि आप आंख बंद करके उन 5 पॉइंट्स पर फोकस करिए, आपका काम हो जाएगा। उन 5 पॉइंट्स पर मुझे यहां पर भी फोकस करना पड़ेगा, लेकिन मैं चूंकि आरएल सर्किट का ट्रांजिएंट का प्रॉब्लम है तो मैं एटलीस्ट उसको स्टार्ट दूसरे तरीके से कर लूँ। एग्जाम में अगर ये प्रॉब्लम मेरे सामने आता है, जैसे सपोज थ्योरी एग्जाम में अगर आता है और मैं 50% काम भी कर लेता हूँ, तो मुझे कुछ 50% मार्क्स तो 100% मिल जाएगा। ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जिनको पर्टिकुलर टॉपिक बहुत चैलेंजिंग लगता है। हालांकि इतनी आसानी से समझाने के बाद मुझे नहीं लगता है कि दुनिया की कोई भी चीज़ इसमें ऐसी होगी जो आपसे ना बने एग्जाम में, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को आती है दिक्कत, मैं समझ सकता हूं। तो उस पर्टिकुलर केस में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसको शुरू करिए। आधे रास्ते तो मैं आपको वैसे ही पहुंचा दूंगा जो अभी हमने बेसिक डिस्कशन किया उससे। पहला पॉइंट, वोल्टेज करंट रिलेशंस, 6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हमने हमारे पहले वीडियो लेक्चर में बताए थे, हम उसको आपको बार बार कह रहे हैं, आप दिमाग में सेट कर लें। V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, V इज इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन आई टी डी टी। और इन्हीं 3 से अपन अगले 3 बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 6 रिलेशंस आप हमेशा याद रखिए। और केवीएल केसीएल, क्योंकि केवीएल इक्वेशन हम हमेशा यहां पर बनाने वाले हैं। देखिए, जैसे ही हमने स्विच पोजीशन 1 पर मूव किया, अगर मैंने इस स्विच को पोजीशन 1 पर मूव किया तो इस पर्टिकुलर सर्किट में जब स्विच पोजीशन 1 है तो मतलब एक काम करता हूं, मैं वापस यहाँ सर्किट बना देता हूँ। ये एक ऐसा सर्किट बन रहा है, ये V है, ये R है और ये L है। इस पर्टिकुलर सर्किट को जब हम देख रहे हैं तब हम ये देखें कि इसमें बहने वाला करंट अगर IT है तो लूप इक्वेशन हमें लगाना है बस, और कुछ भी नहीं। केवीएल हमें यूज करना है।
हमारा ये साइन कन्वेंशन है, हम इस साइन कन्वेंशन से इक्वेशन बनाते, तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी -v प्लस r इंटू आई प्लस एल इंटू डी आई बाई डी टी। अब बताइए 6 फॉर्मूले अगर आपको याद है और आपको ये पता है कि लूप इक्वेशन बनाना है, तो इसमें कोई गलती कर सकता है क्या? इसमें कतई कोई गलती नहीं कर सकता। करेगा तो उसको हम सजा दे देंगे। देखिए अब ये जो पर्टिकुलर बन रहा है, इस पर्टिकुलर में आपको ये करना है कि आप इसको जो डी वाई बाई डी टी प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाले फॉर्म में आप इसको सेट करो बस, अब और कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, सब यहाँ डिफरेंशिएशन मुझे दिख रहा है, तो मैं इसको स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करूं। मतलब ये डी आई बाई डी टी मुझे पहले चाहिए और अकेला चाहिए। अकेला चाहिए इसका मतलब ये हुआ कि मैंने एल से इस इक्वेशन को भाग दे दिया है, तो यहां जब ये आर है तो ये आर बाई एल इंटू आई हो जाएगा, क्योंकि मैं एल यहां था, इस एल से पूरी इक्वेशन को भाग दे रहा हूं। और बराबर के उधर अगर मैं उस कांस्टेंट v को लेके जाऊंगा तो ये v बाई एल। ओहो, ये तो मुझे वैसी ही इक्वेशन मिल गई, डी वाई बाई डी टी प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाले फॉर्म में, और ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और आसान हो गया, अब मुझे ये टर्मिनोलॉजी समझ में आने लग गई। ये नॉन होमोजीनियस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, आप जब एग्जाम में इतना लिख देंगे कि दिस इज नॉन होमोजीनियस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो एग्जामिनर आपसे इंप्रेस होगा, 101% इंप्रेस होगा। और अभी देखिए, अभी हमने कुछ भी नहीं किया, अभी करने को हमने किया क्या, उसने कहा कि आप स्विच पोजीशन 1 पे लगाओ, हमने लगाया, एक नॉर्मल केवीएल इक्वेशन बनाई और स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया। आधे रास्ते हम पहुंच गए, आधे रास्ते पहुंच गए, क्योंकि इसका सॉल्यूशन मुझे पता है, इसका सॉल्यूशन होता है के ई टू द पावर माइनस पी टी प्लस क्यू बाई पी, ये तो हमें पता है। तो हमें पता है कि नॉन होमोजीनियस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आई टी जो है उसमें दो भाग होते हैं, एक आई सी टी होता है और एक होता है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आई पी टी। और अगर ये कांस्टेंट है, वी बाई एल कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन में मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि हमारा जो आई सी टी का मान है वो मान होगा के ई टू द पावर, के कांस्टेंट है, के ई टू द पावर माइनस पी टी। अब पी की जगह क्या है, आर बाई एल है, तो माइनस आर बाई एल इंटू टी प्लस आईपीटी क्या होगा, क्यू बाई पी, क्यू की जगह वी बाई एल है और पी की जगह आर बाई एल है। दुनिया आसान होती जा रही है, बहुत आसान होती जा रही है, कुछ मत करो। के ई टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी प्लस ये एल एल कैंसिल हो रहा है, इसलिए वी बाई आर, और ये आपका हो गया आंसर। और जहां आप के कह रहे हैं कि के क्या है, एक कांस्टेंट है। और देखिए यहां तक आते आते आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। कोई ये नहीं कह सकता कि आपने कुछ कमी की है या कुछ गलती की है, आपका 50% प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व हो गया। अब आपको क्या करना है, इस कांस्टेंट का मान निकालना है। तो कांस्टेंट का मान निकालने के लिए मैं अब इनिशियल कंडीशन पे जाऊंगा। इनिशियल कंडीशन पे मैं क्यों जाऊंगा, क्योंकि देखो अगर मैं इस इक्वेशन में इस, यहां देखिएगा, समझिएगा इस चीज को, इनिशियल कंडीशन पे हम क्यों जा रहे हैं, एट टी इक्वल टू 0 प्लस, अगर मैं इस t को 0 प्लस कर दूं तो ये इक्वेशन हो जाएगी k ई टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी का मान 0 प्लस प्लस वी बाई आर। अब e टू द पावर 0, 0 मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि k का मान यहां से देखिए आई 0 प्लस इक्वल टू के प्लस वी बाई आर हो रहा है, और इसका मतलब ये हुआ कि k का मान और कुछ नहीं है, k का मान है आई 0 प्लस माइनस वी बाय आर। तो अब मुझे इनिशियल कंडीशन की जरूरत पड़ रही है, आई 0 प्लस निकालना इस पर्टिकुलर सर्किट में। इस पर्टिकुलर सर्किट में आई 0 प्लस निकालने के लिए देखिए, जब स्विच इधर हवा में था तो हम क्या करेंगे, हमने जो हमारा इनिशियल कंडीशन का आपको कंसेप्ट समझाया था, उस कंसेप्ट से आ जाइए आप। इनिशियली जब भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि हमारे पर्टिकुलर प्रॉब्लम में पहले क्या है, क्या दे रखा है आपको। ये 1 और 2 में कहीं पर कनेक्टेड नहीं है। ये जो इंडक्टर लगा हुआ है, इस इंडक्टर के लिए आप जैसे ही इंडक्टर दिखा आप IL0 माइनस निकाल लीजिए। IL0 माइनस क्यों निकालते हैं हम, क्योंकि हमें पता है कि IL0 माइनस और IL0 प्लस बराबर होंगे, और बराबर होंगे तो यहाँ पर देखिए, अगर ये हवा में है तो हवा में हमने कहा था कि अगर आप हवा में लटके हो तो कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए हवा में मत लटको, धरातल पर आप आ जाओ। धरातल पर जब आप आए तो आपको दिख गया है कि यहाँ पर ये कहीं कनेक्टेड नहीं है, मतलब इस खुले वायर में कोई करंट नहीं है और कोई करंट नहीं है, तो IL0 माइनस हमारा 0 है। और हमें पता है कि IL0 माइनस और IL0 प्लस बराबर होगा, तो 8t इज इक्वल टू 0 प्लस। जब आप इस सर्किट को बनाएंगे, जब आपने इसको इधर कनेक्ट कर दिया है, तब आप देखिए कि इंडक्टर कहेगा कि भैया मेरे अंदर से तो करंट नहीं बहेगा। ये मैंने सर्किट बनाया है 8t इज इक्वल टू 0 प्लस, इंडक्टर से कोई करंट नहीं बहेगा
और इंडक्टर से कोई करंट नहीं बहेगा, इसका मतलब ये हुआ कि I0 प्लस हमारा क्या हो गया, I0 प्लस हमारा 0 हो गया। ये ओपन क्यों किया, ये ओपन इस करंट को जीरो करने के लिए, करंट जीरो करना है तो ओपन कर दो, वोल्टेज जीरो करना है तो शॉर्ट सर्किट कर दो। तो ये हो गया आपका I0 प्लस 0। I0 प्लस 0 आप यहां पर अगर रख देते हैं तो देखिए अब यहां से आपका K का मान आ गया 0 माइनस वी बाय आर, और K का मान आ गया तो सॉल्यूशन आ गया इस इक्वेशन से। देखिए ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से अब मैं फिर से लिख रहा हूं, आई टी इक्वल टू माइनस वी बाय आर ई टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी प्लस वी बाय आर। अब ये इंपॉर्टेंट है एट टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसी इक्वेशन को हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। यहां से ये आई टी हो जाएगा आपका वी बाय आर, अगर कॉमन आ जाए तो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को लिखने का एक तरीका और होता है कि आप उसको इंटू यूटी कर दें, यूनिट स्टेप सिग्नल कर दें। तो ये क्यों कर सकते हैं, क्या होता है, इस पर भी हम आगे आने वाले वीडियोस में बात कर लेंगे। अभी हम बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और बहुत लंबा हो जाएगा तो मुझे पता है आप नहीं देखोगे। तो इसको अपन ऐसा भी कई बार लिखते हैं, और इसका मतलब यही होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, इस पर फिर अपन कभी बात करेंगे। अभी यहाँ पर अपन इस एक्सप्रेशन को प्लॉट करके देखते हैं। देखिए अभी आप हमें यह समझ में आने वाला है कि एग्जैक्टली टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर या स्टडी स्टेट में जो हम कह रहे हैं वो कैसे हो रहा है। देखिए आप, ये अगर मान लो मैंने एक्स एक्सिस पर टाइम ले लिया है और वाई एक्सिस पर आई टी ले लिया है, तो टी इक्वल टू 0 पर देखिए अब I0 टी इक्वल टू 0 प्लस पर या 0 पर हम बात करें तो ये हो रहा है ई टू द पावर 0 1 हो रहा है, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0 0 इंटू समथिंग 0। टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर देखिए आप हमेशा देखिए, जब भी मैं क्लासरूम में भी मैंने पढ़ाया तब मैं बच्चों को कुछ चीज़ों को हमेशा याद करने के लिए कहता हूँ। उसमें एक चीज़ ये रहती है, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, ई टू द पावर इन्फिनिटी और ई टू द पावर 0। मुझे पता है आपको याद है, लेकिन किसी किसी को नहीं रहता है, इसलिए बताना पड़ता है। ई टू द पावर 0 1, ई टू द पावर प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी और ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0। ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ से निकल के आ रहा है, आप इसको देख सकते हैं। ये ग्रोइंग ई टू द पावर इन्फिनिटी बेसिकली ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल है, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल है। टी इक्वल टू 0 पर दोनों का मान 1 होता है। तो कुल मिला के इसको दिमाग में फिक्स करो, क्योंकि ये जब मैं नेटवर्क एनालिसिस सोल्व करूंगा तो मुझे कई बार जरूरत लगेगी। तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0, ई टू द पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ई टू द पावर 0 इक्वल टू 1 याद होने से ये होगा कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, डर नहीं लगेगा, इनके साथ खेलने में मजा आता है फिर। तो आई इन्फिनिटी की जब मैं बात करूंगा तो देखिए आई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो रहा है, मतलब वी बाय आर। ओहो, यही तो हम कह रहे हैं, हम यही कहते हैं कि टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो गया। देखिए वी बाय आर करंट मुझे मिल रहा है, इसका मतलब ये जो मेरा सर्किट है, इस सर्किट में सिर्फ क्या बचा हुआ है, वी और आर। तभी मुझे यहाँ टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर जो करंट मिलेगा वो ये करंट मिल सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडक्टर क्या हो गया, इंडक्टर जो लगा हुआ था यहाँ पर्टिकुलर, ये इंडक्टर मेरा शॉर्ट सर्किट हो गया। टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर मुझे सिर्फ करंट वी बाय आर मिल रहा है। तो देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा सोचने से, ऐसा करने से आपको बहुत कुछ अच्छा लगता है, आप समझ सकते हैं इस चीज को। अब मैं अगर यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को प्लॉट करूं तो टी इक्वल टू 0 पर मुझे ये मिल रहा है। मान लो यहां जाके कहीं इन्फिनिटी आ गया, ये बहुत समय के बाद की बात हो गई, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो रेस्पॉन्स है, ये रेस्पॉन्स धीरे 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 बढ़ता 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 कहाँ पहुंच जाएगा, टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर जाकर के ये वी बाय आर हो जाएगा। तो अब इन्फिनिटी अपन यहाँ पेपर पे नहीं शो कर सकते हैं, इसलिए हम इसको ऐसा कर लेते हैं। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है टाइम कांस्टेंट। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हमारे सिस्टम में रिस्पॉन्स कितना फास्ट चेंज हो रहा है, मुझे ये जब चेक करना होता है तो मैं उस वक्त के लिए टाइम कांस्टेंट डिफाइन करता हूँ। टाइम कांस्टेंट जब आप एक्सपोनेंशियल्स के फॉर्म में, जब भी आपके पास कोई एक्सप्रेशन हो, जैसे यहाँ पर्टिकुलर एक्सप्रेशन ई टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी है, तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए अगर मुझे टाइम कांस्टेंट निकालना है तो आप क्या करें, इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में सेट करें। इस फॉर्म में जब आप इस एक्सप्रेशन को सेट कर देंगे, मतलब इस एक्सप्रेशन से मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखिए ई टू द पावर माइनस टी अपॉन एल बाय आर। तो ये जो टी है, ये जो टी है, जो यहां पर क्या हो रहा है, एल बाय आर हो रहा है, यही टाइम कांस्टेंट होता है। तो सीरीज आरएल सर्किट के लिए टाइम कांस्टेंट का मान इस एक्सपोनेंशियल से, चूंकि यहां पर एक्सपोनेंशियल ये इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि टाइम कांस्टेंट का मान एल बाय आर होता है। अब एग्जैक्टली टाइम कांस्टेंट होता है क्या है, तो टाइम कांस्टेंट
इंक्रीजिंग रेस्पॉन्सेज और डिक्रीजिंग रेस्पॉन्सेज में इंक्रीजिंग की जब मैं बात करूंगा तो 0 से मैक्सिमम के 63.2%, मतलब अगर इंक्रीजिंग रेस्पॉन्स है तो 0 से लेकर के 63.2% होने में रेस्पॉन्स के, अगर मान लो सपोज ये V/R है तो यहाँ कहीं अगर 0.632 V/R है तो इस रेस्पॉन्स को यहाँ तक पहुंचने में जो टाइम लगा, ये पर्टिकुलर जो T है इसे हम कैपिटल T टाइम कांस्टेंट कह सकते हैं, और इसी का मान यहाँ पर क्या होगा L/R। तो देखिए रेस्पॉन्स कितना फास्ट चेंज हो रहा है। अगर टाइम कांस्टेंट का मान बहुत ज्यादा है इसका मतलब बहुत स्लो सिस्टम है। टाइम कांस्टेंट बहुत ज्यादा है मतलब 0 से 63.2% होने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। टाइम कांस्टेंट कम है तो सिस्टम क्या हो जाएगा, बहुत फास्ट हो जाएगा, बहुत कम समय में ही उसकी वैल्यू 0 से 63.2% हो जाएगी। तो टाइम कांस्टेंट से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे सर्किट का रिस्पॉन्स कितना फास्ट है। अब ये जो बात हुई ये चार्जिंग की बात हुई। देखिए अभी इस पर्टिकुलर केस में हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर चार्जिंग हो रही थी, लेकिन इसी प्रॉब्लम को अगर अब हम आगे बढ़ाएं, हम ये कहें कि इस प्रॉब्लम में ये स्विच पोजीशन 1 पर कनेक्टेड है और उसको कुछ देर बाद हमने पोजीशन 2 पर लेकर के गए, तो देखिए आगे क्या होने वाला है। लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन मुझे इसको आगे लेकर के जाना ही पड़ेगा। तो हमारा ये जो सर्किट है, इसी सर्किट में हम ये कह रहे हैं कि अब अगर मान लो ये अब मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा, आप नाराज मत होइएगा, मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूं। ये स्विच पोजीशन 1 पर अभी कनेक्टेड है और स्विच पोजीशन 1 पर कनेक्टेड है, यहाँ पर V लगा हुआ था, और अब हम मान लो इसको स्विच को पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पर मूव करते हैं और ये बहुत देर से कनेक्टेड है। अब बहुत देर से कनेक्टेड है तो हमें पता है कि इंडक्टर वगैरह में क्या हो रहा है, लेकिन जब हम ट्रांजिएंट एनालिसिस की बात करेंगे, हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्वेश्चन ये है कि एट t=0 स्विच इज मूव्ड फ्रॉम पोजीशन 1 to 2, मतलब 1 से 2 पर आप इसको लेकर के आए, मतलब आपने उसको उस सोर्स को यहां से रिमूव कर दिया है। तो अब जो हमारा सर्किट बन रहा है वो सर्किट ये बन रहा है। स्विच पोजीशन 1 पर काफी देर से पहले कनेक्टेड था और अब आपको इसके अंदर IT की वैल्यू निकालना है, मतलब वही IT 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 निकालना है आपको। तो इस कंडीशन में फिर से देखिए अब हम बहुत फास्ट स्पीड से करेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना। आपके पास जो सर्किट है, अगर आपको ऐसा IT क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो आप क्या करें, R/IT प्लस L/dIT/dt इक्वल टू 0। KVL इक्वेशन मैंने यहाँ पर बना ली है, ये KVL इक्वेशन हो गई। इसी इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ मैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूँ। मुझे पता है कि मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो DIT/dt प्लस R/L इंटू IT इक्वल टू 0 हो जाएगा। L से डिवाइड कर दिया, आगे पीछे करके लिख दिया, सिंपल है। अब इसके बाद देखिए इसमें चूंकि Q 0 है तो सिर्फ एक ही पार्ट होगा, तो IT का मान हो जाएगा सिंपली K डैश कुछ K कांस्टेंट e⁻−R/L इंटू टी। P की जगह क्या है, R/L, इसलिए -R/L इंटू टी। अब फिर से यही सॉल्यूशन हो गया। अब K का मान निकालना है, K क्या है, कांस्टेंट है। K का मान निकालने के लिए मैं फिर से क्या करूं, I0 प्लस कर दूं, T की जगह क्या कर दूं, 0 प्लस कर दूं, तो ये K e⁻0 मतलब 1 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, K का मान क्या हो गया, I0 प्लस। अब इस पर्टिकुलर सर्किट में जब स्विच T इस पर कनेक्टेड था, स्विच पोजीशन 1 पर कनेक्टेड था, तब हमें पता है कि बहुत देर तक अगर रेजिस्टेंस और इंडक्टर कनेक्टेड रहेंगे सप्लाई से तो इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और T इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, स्टडी स्टेट में इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इस पर भी हम पहले बात कर चुके हैं। तो ये रेजिस्टेंस, ये शॉर्ट सर्किटेड, ये V हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं I0 माइनस इंडक्टर में स्विचिंग से पहले के करंट की बात करूँ तो वो V/R है, जो कि अभी हमारा जो प्रीवियस एनालिसिस है, इस एनालिसिस से निकल के भी आ रहा है कि सर्किट बहुत देर तक अगर सर्किट में रेजिस्टेंस और इंडक्टर कनेक्टेड है तो इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो ये V/R है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप स्विच पोजीशन 1 पर लेकर के आएंगे, T इज इक्वल टू 0 प्लस, AT इज इक्वल टू 0 प्लस, रजिस्टेंस में तो कोई चेंज नहीं होगा। इंडक्टर कहेगा कि भैया मेरे अंदर जो करंट था वही करंट अभी बहेगा, मुझे कुछ नहीं पता, बस 5 कंडीशन मुझे पता है तो मेरी दुनिया आसान है। तो देखिए ये I0 प्लस क्या हो रहा है, वही करंट जो स्विचिंग से पहले था, मतलब V/R। इसका मतलब K का मान V/R आ गया और K का मान V/R आ गया, तो IT का मान हो गया V/R e⁻−R/L इंटू टी। अब ये डिस्चार्जिंग इक्वेशन है, देखिए क्योंकि सोर्स हट गया है तो धीरे धीरे क्या होगा, इस रेजिस्टेंस से करंट बहेगा और ये एनर्जी पूरी इसकी खत्म हो जाएगी। तो अब हम इस रेस्पॉन्स को प्लॉट करके देख लेते हैं। तो देखिए प्लॉट करने के लिए हम पहले x और y
एक्सिस खींच लें, ये हमारा एक्स और वाई एक्सिस हो गया। हम वाई एक्सिस पर हम करंट लेंगे और एक्स एक्सिस पर हम टाइम ले लेते हैं। अब देखिए एट टी इक्वल टू, इस एक्सप्रेशन को मुझे प्लॉट करना है। एट टी इक्वल टू 0 अगर हम बात करें तो ये आई जीरो वैल्यू मुझे मिल रही है, ई टू द पावर 0, वही ई टू द पावर 0 1, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0, ई टू द पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो ई टू द पावर 0 1, सो इट इज़ वी बाय आर। तो यहाँ कहीं सपोज हमने ले लिया वी बाय आर, और t इक्वल टू इन्फिनिटी पर ये आई इन्फिनिटी की अगर हम बात करें तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, इसलिए ये 0 इंटू वी बाई आर 0 हो जाएगा, मतलब इन्फाइनाइट पर ये जाकर के 0 हो जाएगा, और इन्फाइनाइट पर ये 0 हो रहा है, इसका मतलब एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ये फंक्शन है, धीरे धीरे अपन इसको इन्फाइनाइट तक अपन इसको जाने देंगे, t इक्वल टू इन्फिनिटी पर ये जाकर के 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हम इस चीज़ को समझें कि अगर यहाँ से भी हम टाइम कांस्टेंट डिफाइन करना चाहें तो टाइम कांस्टेंट का मान ई टू द पावर माइनस टी बाई कैपिटल टी से ई टू द पावर माइनस टी बाई एल बाई आर हो रहा है, मतलब टाइम कांस्टेंट एल बाई आर होगा। अब जब रेस्पॉन्स डिक्रीजिंग है तब हम ये कहें कि मैक्सिमम वैल्यू का 63.2% कम होने तक का समय, या इसको अगर हम परसेंटेज को माइनस कर करके कितना बच रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम कह सकते हैं कि 36.8% रहने में, मतलब ये कि अगर ये मैक्सिमम वी बाई आर है तो 36.8% मैक्सिमम से 36.8% तक रहने में, बचा हुआ वैल्यू अब कितना है 0.368 वी बाई आर, ये रहने में जो टाइम लग रहा है यही टाइम कांस्टेंट होगा, जो कि यहाँ पर एल बाई आर होगा। तो स्टूडेंट्स आपने ये देखा कि हम किस तरीके से आसानी से एक आरएल सर्किट का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाला फेस, दोनों ही फेस के लिए डिफरेंशियल इक्वेशंस को यूज करके करंट के एक्सप्रेशंस निकाल सकते हैं। इसी टाइप से हम आरसी सर्किट के लिए, आरएलसी सर्किट के लिए वीडियोस आपके लिए लेकर के आएंगे। आप वीडियोस पूरा देखें, वीडियो पूरा देखने के बाद पसंद आने पर आप लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। Thank you very much.